नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 या आगे सीटेट के एसएसटी पेपर 2 समान अध्ययन में जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। यह एनसीईआरटी सिक्स टू 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल तैयार करने का मतलब है कि आपके 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज चैप्टर 4 का पार्ट 2 और चैप्टर 4 कंप्लीट किया जाएगा। वन कानून और उसके प्रभाव। तो आदिवासी समुदाय से संबंधित हम प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं। आदिवासी दिक्कू, उसमें आदिवासी वन और जंगलों में ही रहा करते थे, इसलिए वन कानून काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से प्रश्न भी आपको सीटेट हो, जीके जीएस हो, किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन कानून और उसके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी, ये देखिए, ये एक फिगर है, चित्र है, जो आंध्र प्रदेश के धान के खेत में काम करते आदिवासी दिखाई दे रहे हैं। तो भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। जब ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा किया, नियंत्रण किया, तो जंगल को अब राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। जब अंग्रेजों ने इसे राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है, घूमना, खेती करना, फल इकट्ठा करना, शिकार करना, सभी को पाबंदी करके इजाज़त बंद कर दिया घूमने से। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। पाबंदी लगाने पर आदिवासी कुपित हो गए और अंग्रेज़ों का साथ देना बंद करने लगे। तब उनके लिए समस्या हो गई। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गाँव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति निश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। तो वन गांव क्यों बसाया गया था, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो सस्ते श्रम की आपूर्ति निश्चित करने के लिए, क्यों? सस्ते श्रम की आपूर्ति निश्चित करने के लिए वन गांव बसाए गए। अंग्रेजों के इस देश में जीना
कितना कठिन है। इस तरह के पाबंदियों से प्रश्न ये बनता है कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में बैरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहता था। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। ये देखिए, ये मध्य भारत के बैगा जनजातियों की गीत है। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। यह बैरियर एल्विन समराव हुल्ले को गीत प्राप्त हुई थी और वहीं ये गीत है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में 100 ग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1906 में किसके नेतृत्व में असम में वन विद्रोह सत्याग्रह किया गया था। तो नाम था सोग्रम संगमा, सोग्रम संगमा। इनके नेतृत्व में असम में 1906 में वन सत्याग्रह विद्रोह हुआ था। अब व्यापार की समस्या क्या आई। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे उन वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए कि आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। किसकी? रेशम की। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत की निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। संथाल किसके कीड़े पालते थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? तो झारखंड के हजारीबाग में। और ये रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। कृमि कोषों कहाँ भेजा जाता था? बर्दवान या गया में, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। कितने गुना पर? 5 गुना। निर्यातक और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर इसमें क्या होता था? मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। चलिए ये देखिए, अब एक अच्छा बिहार के कोयला खनि, इसके बारे में देखते हैं। 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। कौन से आदिवासी? खनिक आदिवासी। अंधेरी और दमघोंटू खदानों की गहराई में
काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूरों की मौत होती थी। कितने? 2000। अब काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर अब देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह में बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। कोलों ने कब बगावत किया था? 1831-32 में। संथालों ने कब? 1855 में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में। 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। तो बस्तर विद्रोह मध्य भारत में हुआ 1910 में। बरली विद्रोह कब हुआ? 1940 में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो चलिए बिरसा के बारे में, जो कि भगवान का दर्जा प्राप्त है। बिरसा मुंडा आदिवासी थे, मुंडा जनजाति से थे और भगवान के भी दर्जा प्राप्त था। लोग उन्हें कि कैसे भगवान मानते थे, क्या इनके कार्य थे, इनके बारे में हम देखते हैं पूरा बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहियों की कहानी सुन ली थी। तो बचपन में बिरसा ने किसकी कहानियाँ सुनी थी? तो मुंडा विद्रोह की। ध्यान रखिएगा। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार, जो मुखिया होते थे, को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दीकू के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। दीकू कौन थे? तो बाहरी लोग। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। तो मुंडा समुदाय किसका? स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अब अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था।
उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदी जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो मुंडा ने मिशनरियों में गए लेकिन मिशनरियों का विरोध किए, हिंदू जमींदारों का विरोध किए। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेड़ पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थीं। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 2 साल की सज़ा हुई थी 1895 में। अब बात है 1897 की। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को रावण कहते थे। दीकू और यूरोपियों को बिरसा क्या कहते थे? रावण को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों का निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्च पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोला। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि बिरसा राज का क्या प्रतीक था? तो सफ़ेद झंडा, सफ़ेद झंडा। अब बात सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। बिरसा की मौत कब हुई? 1900 में। कैसे हुई? हैजे से हुई। और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपने खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम का अंजाम दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज चैप्टर 4 सेशन पार्ट 2 समाप्त होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको कहेंगे कि चैनल पर यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।